व्यक्ति जो अधिकतर अपने गुणों का बखान करते हैं प्रायः बहुत ही कम गुणवान होता है। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1964 की। भारत चीन युद्ध ने नेहरू को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। इस सदमे से वे बाहर निकल ही नहीं पाए थे। नेहरू बुझे बुझे से थके थके से लगने लगे थे। उनकी चाल भी अब धीमी पड़ गई। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद उनकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी। स्वस्थ होने के लिए 1963 तक वो कई महीनों तक कश्मीर में रहे। कुछ लोगों का मानना है कि उनके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट 1962 के युद्ध के बाद आई। उन्हें इस बात का दुख था कि चीन ने भारत के साथ दगाबाजी करते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। देहरादून की 26 मई की शाम वो आखिरी शाम थी जब नेहरू को आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर देखा गया था। वो बेटी इंदिरा गांधी के साथ हेलीकॉप्टर में चढ़े। हेलीकॉप्टर के दरवाजे पर खड़े होकर हाथ हिलाया। तब लोगों ने महसूस किया कि बायां हाथ ऊपर उठाते समय नेहरू के चेहरे पर कुछ दर्द सा उभर आया था। उनकी बेटी इंदिरा उन्हें सहारा देने के लिए खड़ी थी। बाएं पैर के मूवमेंट में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। उन्होंने चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की, लेकिन पूरे तौर पर ऐसा कर नहीं पाए। नेहरू करीब 8 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचे। सीधे प्रधानमंत्री हाउस चले गए। वो थके हुए थे, पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे, लिहाजा उनके टीम पर भी इसका असर पड़ा। वो रात भर करवटें बदलते रहे और पीठ के साथ कंधे में दर्द की शिकायत करते रहे। रात में उनकी नींद कई बार खुली। उनके सेवक नथु ने उन्हें नींद की गोली दी। नथु प्रधानमंत्री की पलंग के बगल के एक कुर्सी पर सो रहे थे। सुबह 6:30 बजे नेहरू को पहले पैरालिटिक अटैक हुआ और फिर हार्ट अटैक। इसके बाद वो अचेत हो गए। इंदिरा गांधी ने तुरंत उनके डॉक्टरों को फोन किया। 3 डॉक्टर तुरंत पीएम हाउस पहुंच गए। जब डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया तो पता चला कि नेहरू की बड़ी धमनी फट गई है। चूंकि इंदिरा गांधी और नेहरू का ब्लड ग्रुप एक ही था, इसलिए डॉक्टरों ने इंदिरा गांधी के शरीर से खून निकाला ताकि वो उसे नेहरू को चढ़ा सके। लेकिन खून चढ़ाने से पहले ही नेहरू कोमा में चले गए। शरीर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, जिससे पता लगे कि इलाज का कुछ असर हो भी रहा है या नहीं। इस बीच इंदिरा ने राजीव गांधी को तार दिया, जो उस समय इंग्लैंड में थे। उन्होंने संजय गांधी को भी संदेश भिजवाया, जो उन दिनों कश्मीर गए हुए थे। फिर उन्होंने अपनी दोनों बुआओं कृष्णा हठी सिंह और विजय लक्ष्मी पंडित को फोन किया, जो उस समय बॉम्बे में थी। दिल्ली में उन्होंने सिर्फ कृष्ण मेनन को फोन किया, जो मिनटों में 3 मूर्ति भवन पहुंच गए। कई घंटों की कोशिश के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। 27 मई को दोपहर 1:44 पर नेहरू ने आखिरी सांस ली। उस समय इंदिरा गांधी और कृष्ण मेनन उनके साथ थे। पूरी दोपहर और शाम तक वो दोनों नेहरू के पार्थिव शरीर के बगल में बैठे रहे। 27 मई से लोकसभा का 7 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू खास तौर पर कश्मीर और शेख अब्दुल्ला के बारे में कुछ सवालों का जवाब देने वाले थे। जब वो संसद में नहीं पहुंचे तो बताया गया कि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। दोपहर 2 बजे स्टील मंत्री कोयम्बटूर सुब्रमण्यम राज्यसभा में दाखिल हुए। उन्होंने बुझे हुए स्वर में केवल इतना कहा, रोशनी खत्म हो गई है। लोकसभा तुरंत स्थगित कर दी गई। कुछ घंटों बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की गई। शाम 4 बजे भीड़ प्रधानमंत्री हाउस के सामने इकट्ठा होने लगी। इसमें नेता, राजनयिक, आम आदमी सब शामिल थे। अगले दिन नेहरू का पार्थिव शरीर जनता के आखिरी दर्शन के लिए रखा गया। संजय गांधी कश्मीर से 28 मई की सुबह ही दिल्ली पहुंच पाए। नेहरू की पार्थिव शरीर को एक गन कैरेज पर रखा गया। सफेद खादी के कपड़े पहने हुए इंदिरा और संजय एक खुली कार पर सवार हुए। चिलचिलाती धूप में दोनों पसीने से तरबतर थे। राजीव तब तक दिल्ली नहीं पहुंच पाए थे। यमुना नदी के किनारे 5 मील लंबे रास्ते को तय करने में 3 घंटे से अधिक का समय लग गया। सड़क के दोनों ओर अंत्येष्टि स्थल पर करीब 20 लाख लोगों का हुजूम था। एक हेलीकॉप्टर ने उनके शव यात्रा पर ऊपर से पुष्प वर्षा की।
करीब 8,000 पुलिसकर्मियों और 6,000 सैनिकों को व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया था। नेहरू ने अपनी वसीयत में साफ लिखा था कि उनकी अंत्येष्टि में किसी धार्मिक रीति का पालन न किया जाए, लेकिन इसके बावजूद उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से किया गया। ये फैसला इंदिरा गांधी का था। नेहरू के पार्थिव शरीर को चंदन की लकड़ियों के ऊपर रखा गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 17 साल के संजय गांधी ने उनकी चिता को अग्नि दी। अंतिम संस्कार के 13 दिनों बाद नेहरू की अस्थियों को एक विशेष ट्रेन से संगम में प्रवाहित करने के लिए इलाहाबाद ले जाया गया। ट्रेन ने आमतौर से 10 घंटों में पूरे किए जाने वाले सफर को 25 घंटों में तय किया। ट्रेन हर स्टेशन पर रुकी जहां हजारों लोग नेहरू को अंतिम विदाई देने आए थे। संगम पर नेहरू के अस्थियों के अलावा उनकी पत्नी कमला नेहरू की अस्थियां भी साथ साथ प्रवाहित की गई। करीब 30 साल पहले नेहरू कमला की अस्थियों को स्विट्जरलैंड से ले आए थे और वो हमेशा आनंद भवन, जेल या दिल्ली में यॉर्क रोड वाले उनके घर में जहां कहीं भी वो होते थे, उनकी पलंग के सिरहाने रखी रहती थी। नेहरू अपनी वसीयत में ये भी लिखे थे कि उनकी अस्थियों को हवाई जहाज से बाहर के हर राज्य में गिरा दिया जाए। कश्मीर में इंदिरा गांधी उन अस्थियों को खुद लेकर गईं। श्रीनगर में वो एक छोटे विमान पर चढ़ीं और भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी के एएन शास्त्री की मदद से उन्होंने उस धरती पर वो सारी अस्थियां बिखेर दी जहां नेहरू के पूर्वजों का जन्म हुआ था। बाकी अस्थियों को भारतीय वायुसेना के विमानों ने सभी राज्यों की उस धरती पर छितरा दिया जहां भारत के किसान काम करते थे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में, यानी साल 1965 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइडर लाइव।